नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। केंद्र सरकार और बंगाल की सरकार में जो विवाद बना हुआ है उसने फिर से एक बार केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को फिर से व्याख्या करने की ज़रूरत को बल दिया है। आपको बता दें कि हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है और केंद्र और राज्य के बीच में संबंध अच्छे रहें इसके लिए 4 प्रशासनिक आयोग का भी गठन कर दिया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद सबसे जो प्रमुख बात यह है कि बंगाल और केंद्र सरकार के बीच में राजनीति के साथ साथ प्रशासनिक विवाद भी काफ़ी प्रमुख हो गया है। मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय, इनका जो विवाद है वो अब केंद्र इसे काफ़ी सीरियसली इसे ले लिया है। आपको बता देते हैं हम कि यास तूफान आया बंगाल में और भारी तबाही हुई उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्यों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि एनडीएमसी यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो कमीशन होता है उसके भी अध्यक्ष होते हैं, यानी कि पूरे देश में अगर आपदा आती है तो सर्वोच्च उसका जो अधिकारी होता है, नेता होता है, वो प्रधानमंत्री ही होता है। इस नाते प्रधानमंत्री दोनों राज्यों का दौरा करते हैं। उड़ीसा में सारे प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जहाँ जो कलाईकुडी जहाँ पर वहाँ उनका बैठक होने वाला था, समीक्षा बैठक, उसमें राज्य के मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी दोनों लेट से पहुँचते हैं और केवल फाइल देकर दोनों चले जाते हैं। ऐसे में ये तो प्रोटोकॉल का उल्लंघन था ही, और जब आपदा प्रबंधन समूह का सबसे बड़ा अधिकारी आपके राज्य में आया है तो आप बिना उससे समीक्षा किए हुए कैसा आप आपदा प्रबंधन चलाएंगे राज्य में, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उठा। लेकिन आपको हम बता दें कि इन सब के बीच में मुख्यमंत्री पर कार्रवाई नहीं होती है। हालांकि केंद्र सरकार आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन या गवर्नर रूल की घोषणा कर सकती है, लेकिन राज्य सरकार से इसका कारण बताओ नोटिस नहीं दिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है केवल मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय से। उन्हें डीओपीटी में यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में 31 मई को 10 बजे तक रिपोर्ट करने को कहा जाता है, यानी कि उनको सेंट्रल डेपुटेशन पर बुला लिया जाता है। ऐसे में मई में जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उनका रिटायरमेंट होने वाला था, वो पहले ही रिटायरमेंट ले लेते हैं अपना। हालांकि उन्हें 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था, लेकिन वो अपने आप को रिटायरमेंट अपना ले लेते हैं और सीएम के सलाहकार बन जाते हैं। ममता बनर्जी उन्हें अपना सलाहकार बना लेती है। आपको बताएं कि डीओपीटी न पहुंचने के कारण अपना जो बंदोपाध्याय जी बताते हैं कि उन्हें राज्य सरकार ने रिलीज नहीं किया, इस कारण वो डीओपीटी में अपना जाकर रिपोर्ट नहीं कर पाए। लेकिन केंद्र सरकार उन्हें बकसने के मूड में नहीं है। उनका जो है इन्हें जो आपदा जो 2005 का आपदा प्रबंधन कानून है, एक्ट है, उसके तहत इन्हें नोटिस भेजा गया है और 3 दिनों के अंदर में इसे जवाब देना है। अगर ये संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं देते हैं तो इन पर कार्रवाई होगी और इसके तहत इन्हें 1 साल की सज़ा भी हो सकती है। अब जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि जब प्रधानमंत्री समीक्षा बैठक कर रहे थे उस समय अगर चीफ सेक्रेटरी उस बैठक में रहते तो फिर आपदा का काम कौन करता। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि जब प्रधानमंत्री ही आपदा समूह के सबसे बड़े अधिकारी हैं और केंद्र जो है आपदाओं के समय में सहायता देती है और राज्यों की इसकी ज़रूरत भी होती है, और कैसे इस आपदा से निपटा जाए, चीफ सेक्रेटरी का इसमें बहुत मुख्य योगदान रहता है, क्योंकि वो सचिवालय का प्रधान होता है और वो एक कड़ी का काम करता है, प्रशासनिक कड़ी का काम करता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में। वो एक प्रशासनिक कड़ी का काम करता है मंत्रालय और नेताओं के बीच में। ऐसे में चीफ सेक्रेटरी का न होना एक बड़ा प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना गया, और यही कारण है कि केंद्र सरकार इन्हें बकसने के मूड में नहीं है। रिटायरमेंट के बाद भी इन पर कार्रवाई करने के लिए वो आतुर है। आपको बताएं कि बंगाल और केंद्र के जो संबंध हैं वो केंद्र राज्य संबंधों के लिए अच्छे नहीं हैं। 4 प्रशासनिक आयोग का गठन किया गया। सरकारिया आयोग जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहा, जिसे सरकारें सबसे ज़्यादा फॉलो करती हैं, उसमें साफ कहा गया है कि जो भी प्रशासनिक अफसर हैं उन पर कभी भी राजनीतिक रंग नहीं चढ़ना चाहिए, यानी कि उन्हें राजनीति से अलग रहना चाहिए और अपना प्रशासनिक कार्य जो कि वहाँ के कार्यपालिका द्वारा जो सदन में बनाया जाता है नियम कानून, उसे ही फॉलो करने में उसे रहना चाहिए या फिर नीति निर्माण में अपनी राय देनी चाहिए। लेकिन बंदोपाध्याय साहब ने
अपने पद को राजनीति के रूप में प्रयोग किया। और यही कारण है कि केंद्र सरकार इन पर काफ़ी भड़की हुई है और इन्हें अभी बख्शने के मूड में नहीं है। आपको हम बता दें कि बंगाल में जैसी कार्रवाइयाँ हुई, एक तो बंगाल में पहले से चुनाव के, और पहले की हम बात करें तो चुनाव से पहले से ही वहाँ पर केंद्र की बहुत सारी योजनाएं जो हैं राज्य सरकार नहीं लागू कर रही थी, उसमें अनेक तरह की खोट बता रही थी, जबकि पूरा देश जो है वो इस कानून को लागू कर रहा था। वही चुनाव के बाद चुनाव काफ़ी तल्खी भरा रहा। आपने देखा भी होगा बंगाल के चुनाव में कितनी हिंसा हुई, मारपीट हुआ और काफ़ी आरोप प्रत्यारोप भी चले, हालांकि चलते हैं वो, लेकिन अब ये परिपाटी पुरानी हो चुकी है कि हिंसा हो अब किसी चुनाव में, बंगाल में हुआ। उसके बाद जब चुनाव का रिजल्ट आता है उसके बाद से जो टीएमसी के समर्थक हैं उनके द्वारा राजनीतिक हत्याएं की जाती है, और इसको लेकर सबसे बड़ा बयान आता है वहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का। जिस दिन ममता बनर्जी के अन्य मंत्रियों का शपथ ग्रहण था उस दिन उनका बयान आता है कि बंगाल में लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, समाप्त होने की स्थिति में है। वही आपको बताएं कि जहां ममता बनर्जी के द्वारा ये स्पष्टीकरण दिया गया इस आपदा समूह के बैठक में भाग न लेने का प्रधानमंत्री के साथ, कि उन्हें पता नहीं था, उन्हें जो उनका शेड्यूल काफ़ी बिजी था उन्हें पता नहीं था, जिसका भी जगदीप धनखड़ ने जो है वो ये कहा है कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रही हैं, क्योंकि उन्होंने रात को फ़ोन करके हमसे ये कन्फर्म किया था कि कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और उसके बारे में जानकारियाँ उन्होंने मिली थी। तो आपको बताएं कि राज्यपाल जो कि एजेंट के रूप में काम करता है, केंद्र के एजेंट के रूप में राज्यों में, और उसकी जिम्मेवारी जो है वो राष्ट्रपति के प्रति होती है, उसके द्वारा ऐसा बयान दिया जाए कि राज्य में संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है और संविधान खतरे में है, जबकि हमारे संविधान के आर्टिकल 356 में साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी राज्य में संवैधानिक मूल्यों का पालन नहीं होता है, संविधान खतरे में पड़ता है, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। लेकिन इस पर केंद्र सरकार कोई विचार तक नहीं करती है। वही आपको हम बताएं कि आखिर ये प्रशासनिक जो अफसरों का जो पोस्टिंग है और उनकी जिम्मेवारी जो है, उनका जो उत्तरदायित्व है, वो भी कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल देता है कि वो अफसर किसकी बात माने, केंद्र की या राज्य की, जैसा कि अलापन बंदोपाध्याय के समय में हुआ। आपको हम बताते हैं कि किसी भी राज्य में जो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो बड़े अफसर आईएएस होते हैं, उसमें हम बताएं कि किसी भी राज्य में जितने आईएएस अफसरों का वहाँ तैनाती होता है उसमें 66% उस राज्य के नहीं होते हैं। उदाहरण स्वरूप आपको हम बताते हैं, जैसे मान लीजिए बिहार में 10 आईएएस अफसर की ज़रूरत है, 6 है जो दूसरे राज्य को होंगे और 4 जो हैं वो कि इसी राज्य के होंगे। इसके अलावा जितने भी महत्वपूर्ण पद होते हैं, और खासकर जिलाधिकारी का पद जो होता है या एसपी का जो पद होता है, उसमें 66.5% जो है, 66% जो पद हैं वो आरआर यानी कि रेगुलर रिक्रूट, जो कि यूपीएससी के द्वारा नियमित बहाली होती है, उसके तहत आईपीएस अफसरों की पोस्टिंग डीएम या एसपी के रूप में होगी, और 33% की पोस्टिंग जो है वो राज्य पुलिस सेवा या राज्य प्रशासनिक सेवा से प्रमोट किए हुए अफसरों की होगी। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि भारत जो है, हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि संविधान के आर्टिकल 1 में भारत राज्यों का संघ है, और संघ को मजबूती देने के लिए ऐसा व्यवस्था किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जिस राज्य का रहने वाला है उस राज्य का गवर्नर नहीं बन सकता। और फिर से आईएएस आईपीएस ये ऐसे पोस्ट हैं जो कि केंद्र इनको बहाल करती है और राज्य की सेवाओं में ये रहते हैं। तो ऐसे में इनका जो जिम्मेवारी और उत्तरदायित्व जो है, इनका पोस्टिंग और इनका जो प्रमोशन और नौकरी में बने रहने का सारे कागजात जो हैं वो केंद्र करते हैं। इससे केंद्र को मजबूती रहती है और केंद्र जो है इनडायरेक्टली राज्यों पर अपनी पकड़ बना के रखता है, और ये भारत के संघीय व्यवस्था के मजबूती के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम बंगाल में ऐसा आया कि अलापन बंदोपाध्याय वो बंगाल के ही रहने वाले हैं, और उनके द्वारा जो कृत्य किया गया वो संघीय ढांचे के खिलाफ है, क्योंकि आईएएस अफसर जो हैं उनकी बहाली और उन्हें राज्य में आवंटित करने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार के हाथ में, डीओपीटी होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, उनके हाथों में होता है। और ऐसे में अगर ये परिपाटी चलती रही
कि जिस राज्य के जो व्यक्ति हैं वही उस राज्य में IAS अफसर हैं और वो केंद्र के खिलाफ सरकार में मदद करते हैं, ये भारत के एकजुटता के लिए, भारत की जो मजबूती है उसके लिए खतरा हो सकता है। आपको बताएं कि ऐसा नहीं है कि ये बंगाल ही है, बल्कि दूसरे राज्य भी हैं जो कि इन नियमों का जो 66.5% और 33% का जो रेशियो रखा गया है उनका उल्लंघन करते हैं। ऐसा होता है कि वो अपने राज्यों में ज़्यादा स्टेट PCS से आए हुए अफसरों की बहाली ज़्यादा कर देते हैं, उन्हें ज़्यादा लोगों को जिला में SP या DM में पोस्टिंग किया जाता है। लेकिन बंगाल में ये जो स्थिति हुआ कि केंद्र से वो टकराएं और जब केंद्र ने उन्हें आँख तरेड़ी तो वो केंद्र को भी आँख दिखाते हुए अपना त्यागपत्र दे दिया और बंगाल की सेवा में रहने लगे, वो काम करने लगे। वो ये एक गलत मैसेज आता है पूरे देश के सामने, क्योंकि अगर ऐसा हम होते रहा तो ये जो गतिविधियां वो केंद्र राज्य संबंधों के बीच में विवाद और ज़्यादा गहरा सकती है। आपको हम इसके साथ साथ ही बताते चले कि जो राज्य है, राज्य में जो IAS अफसरों की जो तैनाती होती है, तो एक सबसे बड़ा समस्या ये आता है कि उनकी जिम्मेवारी कब किसके प्रति होगी। जैसे एग्जाम्पल बंगाल से ही हम लेते हैं कि IAS अफसरों की तैनाती राज्यों में होती है तो राज्य सरकारें ही उनका ट्रांसफ़र, पोस्टिंग ये सब करते हैं। अब जितने भी अफसर हैं वो वहाँ के मुख्यमंत्री पर ज़्यादा उनके प्रति जो है वो उत्तरदायित्व रहता है। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री का दौरा होता है और मुख्यमंत्री उस दौरे का विरोध करता है या फिर आनाकानी दिखाता है या फिर अपना राजनीतिक द्वेष या एक विरोध दर्ज करना चाहता है, ऐसे में प्रशासनिक अफसर क्या करें। ऐसे में अगर अलापन बंदोपाध्याय अगर मोदी जी के साथ समीक्षा बैठक करने तो राज्य सरकार उन पर कार्रवाई कर सकती थी, नहीं गए तो केंद्र सरकार कार्रवाई कर रही है। तो ये स्थिति जो है स्पष्ट करना काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि जब प्रशासनिक अफसरों से एक निष्पक्ष होने की गुजारिश की जाती है, उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो पूरी तरह से निरपेक्ष होकर काम करेंगे, पॉलिटिक्स में नहीं पड़ेंगे, तो उनके सामने ये स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए कि अगर ऐसी धर्म संकट की स्थिति उनके साथ आती है तो उन्हें किनका बात मानना चाहिए और किनका नहीं मानना चाहिए। तो काफ़ी कुछ अस्पष्ट है। राज्यों में जो केंद्रीय सेवाओं के अखिल भारतीय सेवाओं के जो अधिकारी जाते हैं वो राज्यों में बंध जाते हैं, लेकिन उनकी जो प्रमोशन है, उनका सारा जो नौकरी का जो नियम कानून सारा कुछ जो है वो केंद्र सरकार तय करती है, उन्हें सेंट्रल डेपुटेशन पर बुला सकती है। तो ये सारे चीज़ जो है अफसरों के सामने भी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं और साथ ही साथ जो राज्यों में रहने वाले जो मुख्य सचिव या DGP बड़े अफसर हैं उनके द्वारा पॉलिटिक्स में वहाँ के स्थानीय नेताओं का साथ देना वो संघीय व्यवस्था के खिलाफ भी जा सकता है। तो एक बार ज़रूरत है भारत में फिर से केंद्र और राज्य के बीच संबंधों की व्याख्या करने की और प्रशासनिक अफसरों के रेफरेंस में ज़्यादा करने की, ताकि फिर से अलापन बंदोपाध्याय जैसा कांड दूसरे राज्यों के साथ ना हो पाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, अपने सुझाव दें। बहुत बहुत धन्यवाद।